हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर यकीन बैच। यकीन बैच में अभी हम इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं और ये इलेक्ट्रोस्टैट का है लेक्चर नंबर 8। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फ्लक्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा दिया था और कुछ होमवर्क भी दिए थे, उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन टाइम थोड़ा सा आज अपने पास कम है, लेक्चर का ड्यूरेशन भी कम रहेगा। आज हम पढ़ेंगे गॉस लॉ एंड फ्लक्स बेस्ड ऑन गॉस लॉ। ठीक है साहब, चलिए फटाफट आज का क्लास हम शुरू करते हैं। देखो, अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स इज नथिंग बट काउंटिंग ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through an given area that is defined as E dot A। ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है और जितने भी सवाल किए थे हमने इसी फॉर्मूले पे किए थे। एक छोटा सा सवाल मैं अगर आपसे पूछूं कि मान लीजिए एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह का आ रहा है, यहां पे ऐसे इंटर कर, ओहो, ऐसे इंटर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहां पे इसके कर्व्ड सरफेस है ना बेटा, कर्व्ड सरफेस पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर कर रहा है, ऐसा ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर कर रहा है और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहे हैं। अच्छा, सिलेंडर के एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना, सिलेंडर के एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आ रहा है। ठीक है साहब, जिस सिलेंडर का हाइट है h और रेडियस है r, तो इसे टोटल फ्लक्स बताइए कितना पास किया, टोटल फ्लक्स। तो साहब टोटल फ्लक्स आपका हो जाएगा 0। कैसे? क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है, E इज यूनिफॉर्म। अगर बेटा फील्ड यूनिफॉर्म है तो जितने फील्ड लाइंस अंदर गए हैं उतने ही फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगे। हाँ, ये बात तो ठीक है। तो सर अंदर कितने फील्ड लाइंस आए हैं, क्या आप ये निकाल के बता सकते हो हमें? मुश्किल है यार, अंदर कितने फील्ड लाइंस गए हैं मैं कैसे निकालूं? सर गिन लो ना, 1 2 3। अभी तो बनाया एग्जाम्पल है कि ऐसे जा रहा है, हमें एग्जैक्टली फील्ड लाइंस काउंट करने मतलब फ्लक्स निकालना है। तो यूज दिस फॉर्मूला E डॉट ए। नो, आई कांट यूज, क्योंकि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल अलग अलग है। सर इधर से निकाल लो, सेम तरीका है। सर जितना इनकमिंग फ्लक्स है उतना ही आउटगोइंग है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। तो सर जितना फ्लक्स अंदर घुसा है उतना फ्लक्स बाहर निकला है ना, तो आउटवर्ड निकाल लो। ये भी बाहर भी उसी तरीके से निकला है। क्या आपके पास कोई तरीका है, सोच के बताइए, ताकि हम टोटल इनकमिंग फ्लक्स निकाल सके? सर इनकमिंग फ्लक्स निगेटिव होगा, ये हमें पता है। ये सरफेस एरिया सिलेंडर का इधर की मेरी तरफ खुला हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, और आउटगोइंग फ्लक्स देखिए, सरफेस एरिया इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर। ये ठीक बात है, लेकिन होगा कितना? जोरदार तरीका है अब निकालने का। अब एक काम करें सर, अब एक काम करें, इस सिलेंडर को आधा काटें। आइए हम काट के दिखाते हैं आपको। इस सिलेंडर को आधा काटें, क्या किया हमने? इस सिलेंडर को हमने आधा काट लिया, यहां से आधा काट लिया, इसमें भी काट के दिखा तो ऐसे आधा काट लिया, ऐसे इस वाले पार्ट को काट लिया। अब सिलेंडर का जो आधा काटेंगे तो ये वाला पार्ट जो है, जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पे इंटर किए थे, जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पे इंटर किए थे, क्या वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकलेंगे? हाँ, इस आधे फेस से निकल के तभी तो उधर जाएंगे, फिर तो इसको कट करके बाहर निकलेंगे। हाँ, ये तो सही है। तो बेटा यहां पे जो एरिया आपको मिल रहा, ये एरिया ऐसा नहीं मिल रहा रेक्टेंगल है, एकदम प्लेन है, कर्व्ड नहीं है, सारा का सारा एरिया इधर है। हाँ, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही एरिया है, तो यहां पे फ्लक्स निकाला जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E और एरिया हो जाएगा बेटा ये 2r इंटू लेंथ L, तो 2rl, सॉरी लेंथ H, 2rh, 2r विड्थ इंटू हाइट h। अरे हाँ, ये आउटगोइंग फ्लक्स निकाला आपने, यहां से जो बाहर ऐसे निकल रहा होगा, जिधर एरिया उधर ही। लेकिन ये तो आधे सिलेंडर से है ना, तो बेटा यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होता है, जितना यहां से कट करके अंदर घुसा, कई फील्ड लाइन यहां से नहीं निकलेगा, ये यहां से नहीं निकलेगा, यहां से नहीं निकलेगा, यहां नहीं, तो फ्लक्स तो वही होगा ना। बहुत जोरदार साहब, बहुत जोरदार।
ये तो ठीक है, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे जब फील्ड यूनिफॉर्म होगा। ई कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। लेकिन सर ये बताओ, अगर हर जगह फील्ड वेरिएबल हो तो क्या हम ये फ्लक्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? हर जगह फील्ड वेरिएबल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हर एरिया के छोटे छोटे सेक्शन में अलग हो, तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे? फॉर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ ई इज वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स नॉन यूनिफॉर्म, उस समय आप फ्लक्स कैसे निकालेंगे? उस समय हम फ्लक्स निकालेंगे फाई इज इक्वल टू, छोटा सा फाई लेंगे, छोटे से एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड देख के। ओके, दैट्स कूल। दोनों तरफ अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, और यहां पे इंटीग्रेशन हो जाएगा ई डॉट डी ए। अच्छा, ये मतलब हो गया वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये तो आसान सी बात है। ओके, मान लो एक मैंने क्यू चार्ज यहां पे रखा और उसको स्फीयर से क्लोज्ड कर दिया, स्फीयर से क्लोज कर दिया, तो इससे कितना फ्लक्स पास करेगा ये हमें निकालना है। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? तो सर हम एक काम करते हैं, हम जाते हैं यहां पे एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रहा होगा, तो ये एरिया और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही, क्या यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना ही होगा? हाँ, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इतना होगा। कि यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना ही होगा? हाँ, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यू चार्ज से वेरिएबल है, लेकिन जहां पे मैंने स्फीयर बनाया, मतलब आर रेडियस का मैंने एक स्फीयर बनाया, उसके सरफेस पे, मतलब क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। हाँ, अच्छा, जिधर एरिया उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसे रेडियली आउटवर्ड निकल रहा है और एरिया भी इसे देखो रेडियली आउटवर्ड है। जैसे फ्लक्स कितना होगा? तो सर फ्लक्स हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए तो लेंगे, लेकिन हर छोटे से एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से। मुझे बताओ ना, इस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल? सर वेरिएबल होता है। कैसे वेरिएबल होता है? सर के क्यू बटा आर स्क्वायर, जैसे आर बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। लेकिन आर डिस्टेंस के सर्कल पे देखो तो सेम, आर डिस्टेंस के स्फीयर के सर्कमफ्रेंस पे देखो तो सेम। डायरेक्शन अलग अलग है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो बोल सकते हैं कि हाँ सर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इधर है, लेकिन जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है कर्व छोटा सा एरिया इधर ही है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर, बाहर आर रेडियस है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब जो छोटा सा एरिया आपने लिया है, टोटल एरिया कितना हो जाएगा पूरे स्फीयर का? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी निकल रहा है, ऐसे भी निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है, पीछे भी निकल रहा है, तो टोटल एरिया हो जाएगा बेटा, के को आप लिख लीजिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू, यहां पे हो जाएगा आपका टोटल एरिया हो जाएगा स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। तो साहब 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फ्लक्स आएगा यहां पे क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स आएगा सर। अच्छा, सही बात है, ये फ्लक्स आएगा। अच्छा, स्फीयर जो हमने इंटीग्रेट किया है, ये क्लोज सरफेस है कि ओपन सरफेस है? सर ये आपने रिंग में थोड़ी ना किया, पूरा क्लोज में किया। क्लोज सरफेस और ओपन सरफेस में क्या डिफरेंस है? रिंग क्या है? रिंग सर ओपन सरफेस है, डिस्क ओपन सरफेस है, क्लोज थोड़ी ना। ये क्लोज सरफेस क्या होता है? स्फीयर, सिलेंडर, क्यूब, ये क्लोज सरफेस है, ऐसा क्लोज सरफेस। तो अगर मैं इस क्यू चार्ज को एक क्यूब के अंदर रख दूं, क्यूब के अंदर, क्यूब पहले बना लेता हूं मैं नहीं तो मजा नहीं आएगा, क्यूब के अंदर रख दूं, और मैं आपसे पूछूं कि इसके सेंटर पे क्यू चार्ज रख दिया, अब मुझे बताओ इस क्यू चार्ज की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने निकलेंगे? इस क्यू चार्ज की वजह से क्यूब को कट करके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने निकलेंगे? मतलब यह हुआ कि यहां से जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर तरफ निकल रहा था, कि इस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर तरफ निकलेगा। हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो रेडियली क्यू चार्ज से हर तरफ निकलेगा। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगा
उसमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यूब को कितना कट करके बाहर निकल रहा है वो मुझे निकालना है। तो जैसे हमने स्फीयर में निकाला था, क्या उसी तरीके से हम निकाल ले? सर कर नहीं पाओगे। तुम कर पाओगे क्या क्यूब में? सर क्यूब का सरफेस एक तो यहां पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस के बीच में एंगल हर जगह अलग अलग है, और फिर सरफेस का डिस्टेंस क्यू से भी अलग अलग है, नहीं निकाल पाएंगे सर। लेकिन 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 आप कह रहे हो फ्लक्स, हां मैं कह रहा हूं फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हाँ या ना? हाँ, काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर आपने चार्ज को Q हवा में रखा है, हवा में रखा है, तो उससे टोटल फील्ड लाइंस निकल रहे हैं फाई, वही फ्लक्स को ही कहते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फाई निकल रहे हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकले हैं, ऐसे ऐसे रियलिस्टिक एग्जांपल लेता हूं, 10 टोटल फील्ड लाइंस निकले इससे 10। अब इसको तुम एक स्फीयर के अंदर रख दोगे तो कितने फील्ड लाइंस निकलेंगे सर? 10। क्यूब के अंदर रख दोगे कितने फील्ड लाइंस निकलेंगे? 10। क्यों? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि क्यूब को कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट कर रहा है, मैं कह रहा हूं क्यू से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं? 10। अब ये एक स्फीयर के अंदर होगा तो कितने फील्ड लाइंस निकलेंगे? अरे भाई मीडियम चेंज नहीं हुआ ना, मैंने बस इसको स्फीयर के अंदर रखा है। मैं पूछ रहा हूं क्यू से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे? क्यू से, चार्ज क्यू से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे? अगर हवा में रखा है तो 10 है, स्फीयर के बीच में अंदर रख दो तो 10। अरे है तो चार्ज वही ना, क्यूब के अंदर रखू तो चार्ज से कितने फील्ड लाइंस निकले? 10। सिलेंडर के अंदर रख देता हूं, कितने फील्ड लाइंस निकलेंगे इससे? 10। चार्ज वही है। अब जो भी फील्ड लाइंस निकलेंगे, मैंने क्लोज स्फीयर लिया है, क्लोज स्फीयर, क्यों सारे के सारे फील्ड लाइंस इस स्फीयर को कट करके बाहर जाएंगे? हां। और वही आपने यहां पे फ्लक्स के फॉर्मूले से निकाला है। हां, क्या यहां पे जितने फील्ड लाइंस निकले हैं सारे क्यूब को कट करके बाहर जाएंगे? हां, सारे। तो यहां पे कितने स्फीयर को कट करके बाहर जा रहे थे? 10 सर, 10 ही निकल रहे थे। और तुमने ओपन सरफेस नहीं लिया, क्लोज ले लिया है, तो क्लोज लेने पे जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे सब क्यूब को कट करेंगे, मतलब ये तो यही आएगा क्यू एप्सिलॉन नॉट जो इसमें आया है। और यहां पे अगर मैं सिलेंडर से पूछूं कि कितने फ्लक्स बाहर निकलेंगे, क्यू एप्सिलॉन नॉट। ये तुम्हें समझ पाया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं? एकदम जोर चमका कि नहीं चमका? बताओ। मैं कोई लॉ यूज नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं कोई लॉ यूज नहीं कर रहा हूं। तुम औकाई बच्चे बोल सर ये तो लॉ होता, लॉ डैश। तो ये बताना, इतने मेहनत से मैंने यहां पे इंटीग्रेशन करके फ्लक्स निकाला है, फिर तुम्हें समझाया कि एक चार्ज है उससे 10 फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, तो चार्ज को कहीं रखो हवा में, हवा में, किसी और मीडियम में नहीं, तो 10 फील्ड लाइंस निकलेंगे। स्फीयर के अंदर रखो, यहां रखो, यहां रखो। अब जितने फील्ड लाइंस निकल रहे, अगर तूने आधा स्फीयर लिया, मान ले आधा स्फीयर लिया, हेमी स्फीयर लिया, यहां पे चार्ज रखा, इससे 10 फील्ड लाइंस निकल रहे थे। अब इससे कितने कट करेंगे सर? 5 ही करेंगे, क्योंकि पूरा क्लोज तो है नहीं, ये तो ओपन हो गया। हेमी स्फीयर है, इसके माउथ पे यहां पे रखा है आपने, तो ये अलग केस हो गया। लेकिन अगर क्लोज सरफेस तुम ऐसा ले लेते हो एकदम, तुम अपनी शकल जैसा खराब, और उसके अंदर कोई क्यू चार्ज रख देते हो, यहां पे इंटीग्रेशन करना बहुत असंभव वाली बात है। लेकिन फ्लक्स इससे कितना पास करेगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि जो भी फील्ड लाइंस निकलेगा वो सारे के सारे, अगर क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज रखा है तो क्लोज सरफेस को कट करके बाहर जाएगा। मान लो ये डब्बा मेरे पास नहीं है कोई, छोड़ो, यही जाएगा। और इसी को गॉस चचा ने अपना लॉ बना दिया। क्या ये बात लॉ जैसी बात है क्या? तुम्हें फील है कि नहीं है? ये कोई नई चीज है कि पुरानी बात है? कि सर हमने फील्ड लाइंस पढ़ा है, अब तुम क्लोज सरफेस के अंदर रख दोगे, हर तरफ से उसको घेर लोगे, तो जितना फील्ड लाइंस निकल रहा है वो सरफेस को कट करेगा, चाहे सरफेस कैसा भी शकल का हो, स्फीयर हो, क्यूब हो, ये हो, तो कट करेगा ना दादा। जितने फील्ड लाइंस निकले, अरे भाई साहब 4 से 10 फील्ड लाइंस निकल रहे थे, अब 4 को तूने किसी क्लोज सरफेस के अंदर रख दिया, तो भाई साहब वो 10 कहां से निकलेंगे? सरफेस को कट करके बाहर जाएंगे, अब चाहे सरफेस कैसा भी हो। क्या बकलोली वाला लॉ है यार। तो गॉस लॉ कहता है कि टोटल फ्लक्स क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सर इस दोनों स्टेटमेंट में क्या फर्क है? यहां पे गोला लगाया है, एंड गोला रिप्रेजेंट क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस,
गोला रिप्रेजेंट्स क्लोज सरफेस। सर क्लोज सरफेस का साइज कैसा होना चाहिए, इस स्फीयर का साइज कैसा होना चाहिए, और जोरदार बताता हूं। मान लो एक क्यू चार्ज मैंने यहां रखा और ये एक स्फीयर बनाई, बढ़िया एकदम जोरदार तगड़ा स्फीयर बनाया। दूसरा स्फीयर मैंने ये बनाया, तक दिना दिन दिन दिना दिन दिन। अब बताओ, इससे फ्लक्स पास कर रहा φ1, इससे फ्लक्स पास कर रहा φ2, दोनों स्फीयर से पास करने वाले फ्लक्स का रेशियो बताओ। मजेदार सवाल। दोनों सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स का रेशियो बताओ। इसके सेंटर पे चार्ज रखा है ना, दोनों कंसेंट्रिक स्फीयर है, दिख रहा है आपका फोटो। टू हॉलो स्फीयर, टू हॉलो स्फीयर। फ्लक्स कितना पास कर रहा, अंदर वाले से और बाहर वाले से? 1:1 मैन, 1:1। कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, ना गॉस लॉ यूज करना, ना कोई डैश लॉ यूज करना। तो ये बता कि दोनों क्लोज सरफेस। हाँ, अब जितना फील्ड लाइंस इससे निकलेगा, क्या दोनों को कट करके जाएगा? हाँ, तो काउंटिंग ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया काउंट कर ले। सर ये तो सही बात है, जितना निकलेगा कहीं खत्म तो हो नहीं रहा, दोनों को कट करके जाएगा। यो दादा यो, आओ आओ, मजे आए कि नहीं आए बताओ। एक ही चार्ज है क्यू अंदर में बस। ओके, तो सर आपने ऐसे गॉस लॉ से किया कि फ्लक्स बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बस। दस टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बट दिस क्यू इज इनक्लोज चार्ज, नॉट काउंटिंग ऑफ आउटसाइड चार्ज, टोटल काउंटिंग ऑफ इनक्लोज चार्ज। इस फाई को हम ऐसे लिखते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। मतलब ये फ्लक्स यही तो होता है, लेकिन ये फ्लक्स कहां से निकालने, क्लोज सरफेस से। तो फ्लक्स के फॉर्मूले में फ्लक्स होता है ई डॉट डी ए, उसमें यहां पे गोला लगा लिया। इसको प्रूफ किया हमने, यहां पे प्रूफ किया ना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो फ्लक्स है दैट डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर, साइज एंड शेप ऑफ स्फीयर। एक और मजेदार बात बताऊं, एक और मजेदार। बच्चा सीधा साधा लॉ पढ़ता है, ये गॉस लॉ है। अब सब लॉ तो साफ पढ़ लेगा वो, लेकिन अगर लॉ को समझा नहीं ढंग से तो सवाल करने में उसकी फिर फटेगी। एक और जोरदार बात बताता हूं। मान लो कि ये एक स्फीयर है और मैंने चार्ज रखा सेंटर पे क्यू। एक स्फीयर ये है, मैंने चार्ज रखा यहां पे क्यू। सेम चार्ज रखा, सेम स्फीयर है, सेम चार्ज सेम स्फीयर, सेम चार्ज सेम स्फीयर। अगले पेज पे बना लेता हूं, क्यों इस पे झिक चेक करूं। सेम चार्ज सेम स्फीयर, सेम चार्ज इनसाइड सेम स्फीयर। फाइंड रेशियो ऑफ फ्लक्स, फाइंड रेशियो ऑफ फ्लक्स। अब यहां पे देखना ध्यान से, एक स्फीयर लिया, इसके सेंटर पे चार्ज रख दिया, एक स्फीयर लिया, यहां पे चार्ज रख दिया। अब इन दोनों से पास करने वाले फ्लक्स का रेशियो बताइए φ1 बाई φ2। अब कुछ लॉ मत यूज करो, अपना बेसिक कंसेप्ट यूज करो कि फ्लक्स इज नथिंग बट अ काउंटिंग ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये भी टोटल क्लोज हो रहा है, ये भी टोटल क्लोज हो रहा है, तो जितने फील्ड लाइंस निकलेंगे स्फीयर को कट करेंगे, और यहां भी तो जितने फील्ड लाइंस निकलेंगे स्फीयर को कट करेंगे। हाँ, एक डिफरेंस जरूर होगा। डिफरेंस सोचो क्या होगा, मतलब चार्ज को इधर उधर रख दोगे तो कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। हाँ, कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन वो फर्क क्या होगा वो सोच के बताओ। सर वो फर्क ये होगा कि यहां पे फील्ड लाइंस क्राउडेड हैं तो इस एरिया से ज्यादा फील्ड लाइंस निकलेंगे, उधर वाले से कम फील्ड लाइंस निकलेंगे क्योंकि चार्ज यहां रखा है। हाँ या ना बोल। दिस इज सो सिंपल मैन, दिस इज सो सिंपल, दिस सो सिंपल। लेकिन यहां पे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्मली हर सरफेस से एक ही जैसा निकलेगा। यहां पे ऐसा फील्ड लाइंस बनेगा, यहां पे ऐसा फील्ड लाइंस बनेगा, लेकिन जितने फील्ड लाइंस यहां से निकलेंगे सारे के सारे इसको कट करके जाएंगे, ये भी सारे के सारे कट करके जाएंगे 1:1। और गॉस लॉ लगा ले, चल गॉस लॉ लगा ले, फाई इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कहता है सीधा, बताओ इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज क्यों है, हाँ एप्सिलॉन नॉट, क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज क्यों है, हाँ। मतलब also does not depends upon size, shape of sphere and location of charge inside the sphere, location of charge inside sphere, inside closed surface। क्लोज सरफेस से हमेशा इतना ही फ्लक्स पास करेगा, चाहे उसकी लोकेशन आप कहीं भी रख दे, इससे फर्क नहीं पड़ता है। उसकी लोकेशन कहीं भी रख दे, इससे भी फर्क नहीं पड़ता है। आप कतई जहर है, ये लॉ कतई जहर लॉ है।
एक इंपॉर्टेंट बात इसमें, ये जो Q है ना, ओनली इनसाइड द इनक्लोज चार्ज, ओनली इनसाइड द क्लोज सरफेस, ओनली इनसाइड द क्लोज सरफेस। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये टोटल आता है, टोटल मतलब जो आउटसाइड इनसाइड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आउटसाइड एंड इनसाइड चार्जेस, ड्यू टू आउटसाइड एंड इनसाइड चार्ज। अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि ये है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए बराबर क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू फ्लक्स। ये है आपका टोटल इक्वेशन ऑफ गॉस लॉ। अगर मैं ऐसा कहता हूं कि एक सरफेस है यहां पे और एक चार्ज यहां पे Q1 है, ये माइनस Q2 है, ये Q3 है, ये माइनस Q4 है, ठीक है, मैंने यहां पे गॉस लॉ लगाया, मतलब इस क्लोज सरफेस के लिए गॉस लॉ लगाया। किसी इंस्टेंट पे मैंने लिखा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट छोटा सा एरिया डी ए, अब पूरा क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन कर दूंगा, ऐसे तो लेते हैं ना, इज इक्वल टू 5। अब यहां पे Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q इन में क्या लिखूंगा बेटा, Q इन में सिर्फ आएगा Q1 माइनस Q2। इनक्लोज चार्ज गॉसियन सरफेस अगर आपने ऐसा लिया है तो जो गॉसियन सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर आ रहा है चार्ज, वही हम यहां पे लेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड, Q1 माइनस Q2 Q3 Q4, ये सारे चार्जेस की वजह से आएगा। ये बेटा सारे चार्जेस की वजह से आएगा, ये सारे चार्जेस की वजह से आएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर बेटा यहां पे मैं पूछूं कि इफ E इज जीरो, सॉरी, इफ Q in is zero, Q in is zero, then E must be zero, क्या यह स्टेटमेंट सही है? ट्रू एंड फॉल्स बताइए, क्या यह स्टेटमेंट सही है? इफ Q in is zero, then E must be zero, नो, फॉल्स है। इफ Q in is zero, then E must be zero, गलत है। कारण बताता हूं। कारण ऐसा है कि क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट डी ए है, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट हटाऊं तो लिखूंगा E डी ए कॉस थीटा बराबर Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। और आप कह रहे Q इन जीरो है, मतलब ये वाला टर्म जीरो है। सॉरी बेटा, सॉरी, ये जीरो है, तो ये टोटल E डॉट डी ए कॉस थीटा बराबर जीरो आया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इन तीनों में से, इन तीनों का प्रोडक्ट जीरो हो रहा है, तो ये तीनों जीरो कैसे हुए होंगे? या तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा, लेकिन जो एरिया आपने लिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहा होगा, तो ये थीटा की वैल्यू 90 हो गई होगी, तो ई डी ए कॉस 90 बराबर जीरो आ जाएगा। मतलब मैं ये पूछूं कि अगर ये टर्म एक्सप्रेशन तीनों मिला के जीरो है तो क्या पक्का ई जीरो है? क्या ई जीरो रखने पे ये तीनों टर्म जीरो हो पाएगा? नहीं सर, हो सकता है कॉस एंगल 90 हो, तभी तो ये एक्सप्रेशन जीरो आ जाएगा, तभी तो ये लेसन जीरो आ जाएगा। कहीं इनक्लोज चार्ज जीरो हो तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगा, ये जरूरी नहीं है। इनक्लोज चार्ज जीरो है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगा, ये जरूरी नहीं है। जैसे अब छोटा सा एग्जांपल ले लो, स्फीयर है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रहा, अब तुम यहां पे क्लोज इंटीग्रेशन करोगे, तो इस स्फीयर के अंदर चार्ज बोलो सर जीरो है, क्या यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो है? नहीं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो है। कंडक्टिंग स्फीयर नहीं लिया है, कोई भी हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया है, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे पास कर रहा है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कि नहीं है? क्या इनक्लोज चार्ज जीरो है? नहीं, इनक्लोज चार्ज जीरो कहां है? तो समझने की कोशिश करिए बेटा, समझने की कोशिश करिए। जैसे मैंने यहां पे लिखा है ई डी ए कॉस थीटा बराबर जीरो, मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट जीरो हो रहा है। अब ऐसा कहीं एक्सप्रेशन लिखा है तो बताओ कैसे हो रहा है? हो सकता है एरिया जीरो, हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहां लिखा है मस्ट बी जीरो, ये गलत है। समझ में आया? अब दूसरा, इफ क्यू इन इज जीरो, इफ क्यू इन इज जीरो,
देन फाई मस्ट बी जीरो, फाई मस्ट बी जीरो। ये सही है बेटा, ये सही है। कैसे? अगर तुम फ्लक्स पे सीधा चले जाओगे तो इस पूरे को तो फ्लक्स कहते हैं। देखो यहां फाई बराबर क्या होता है, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर तुम क्यू इन को जीरो रख दोगे तो फाई तो जीरो होगा ही। अब ये एग्जांपल ले लो, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है भी सही, चलो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है भी सही, लेकिन जितना अंदर गया उतना बाहर गया, तो टोटल फ्लक्स इस सरफेस से कितना पास कर रहा है, जीरो। अगर अंदर में कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है तो फ्लक्स तो जीरो होगा, ये ट्रू है। लेकिन ये वाला स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बात है, फटाफट हम समझ लेते हैं। इट स्टेट दैट, गॉस लॉ क्या कहता है, मैंने समझा दिया पूरा। इट स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू इज टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड is the total electric field due to enclosed charge and outside charge, है ना, total inside charge and outside charge। ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको हम फटाफट समझ लेते हैं। गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस, मैंने बताया था गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस, किसी क्लोज सरफेस के लिए फॉल्स नहीं होगा, नो मैटर इट्स शेप और साइज। वो तो हमें पता है गॉस चाचा, तुम क्या बताओगे, हमें कंसेप्ट पता था कि फील्ड लाइंस की काउंटिंग है फ्लक्स। अब साहब तुम अगर चार्ज को बंद कर दोगे हर तरफ से तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इतना एक से निकलना तो किसी तरह के शेप से निकलेगा। द टर्म क्यू ऑन द राइट साइड ऑफ गॉस लॉ इंक्लूड द सम ऑफ ऑल द चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इट इज द सम ऑफ ऑल द चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। द चार्ज मे बी लोकेटेड एनीवेयर इनसाइड द सरफेस। देख कितनी अच्छी बात है, सब बताई, समझाया मैंने इसको। In the situation when the surface is so taken that there are some charges inside and outside, the electric field whose flux appear on the left side, the Gauss law is due to all the charges. The flux appear on the left side due to all the charges. हाँ, वो flux, हम बात करें उस flux की या हम बात करें उस इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो दोनों चार्जेस की वजह से होता है, लेकिन इनक्लोज चार्ज हमेशा लेते हैं, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड एस। हाउएवर द टर्म क्यू ऑन द राइट साइड गॉस लॉ अपीयर्स ओनली फॉर द टोटल चार्ज इनसाइड एस। समझ में आई ये बात? नेक्स्ट, द सरफेस दैट वी चूज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के बारे में बात करेंगे, तो हम सरफेस कैसा लेते हैं ये मैं बताऊंगा आपको, ये टर्म हम एक्सप्लेन करेंगे। इसमें कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन सब के बारे में बात करते हैं, तो गॉस लॉ के एप्लीकेशन पे हम बात करेंगे अभी, है ना। गॉस लॉ ऑफ्टन यूज्ड टुवर्ड्स द मच इजियर कैलकुलेशन फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड व्हेन द सिस्टम हैज सम सिमेट्री। हाँ देखो, गॉस लॉ इज ऑलवेज वैलिड, गॉस लॉ इज ऑलवेज वैलिड। अगर तुम्हें वैलिडिटी पे जाओगे ना, अगर इसकी वैलिडिटी पे उतर जाओगे तो हर तरह के सेव के लिए, हर तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सब के लिए वैलिड है। गॉस लॉ इज ऑलवेज वैलिड, बट एप्लीकेबल, सॉरी यूजफुल, अरे यार, गॉस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल बट यूजफुल for the calculation of electric field for the some symmetric charge distribution only. Gauss law is always valid, but only useful to calculate electric field, for symmetric charge distribution. एक बच्ची थी बेचारी, कमेंट करके कहती सर आपने प्लेट का, सिलेंडर का, रिंग का, इन सब का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना नहीं सिखाया सर, ये सब भी बता दीजिएगा प्लीज। बेटा बहुत बोले हो यार, अभी मैंने गॉस लॉ से निकालता हूँ, गॉस लॉ पढ़ाया नहीं तो कैसे पढ़ा दूंगा, चैप्टर खत्म हो गया क्या? मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि तुम इतने चोमू कैसे हो सकते हो, सच बताता हूं, सच में बताता हूं, मतलब हाउ कैन आई कंट्रोल ऑन दिस स्टेट में कि सर बता देना प्लीज, सर ये छूट गया है, छूट गया वो। तुम इतने सेंस नहीं है कि उसको कब पढ़ते हैं भाई, गॉस लॉ का एप्लीकेशन है वो सब। मैं अभी स्फेयर का, सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर का, प्लेट का, लाइन चार्ज का, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, सॉलिड एंगल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, लेकिन तब ना जब हम गॉस लॉ के पढ़ेंगे और गॉस लॉ के एप्लीकेशन पे जाएंगे। और जब हम गॉस लॉ के एप्लीकेशन पे जाएंगे तो ये टर्म आपको वहां पे एक्सप्लेन करेंगे कि जो गॉसियन सरफेस है वो कैसा होना चाहिए और गॉसियन सरफेस कहां से पास करना चाहिए। ये सारी चीजें हम वहां पढ़ेंगे बेटा।
नेक्स्ट देखिए, अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के सेंटर पे पॉइंट चार्ज रख दिया। इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई चेंजेस इफ द स्फेयर इज रिप्लेस्ड बाय द क्यूब ऑफ सेम और डिफरेंट वॉल्यूम। नो नो, ये कह रहा है, ये कोई सब्जेक्टिव सवाल है क्या? हाँ सब्जेक्टिव सवाल है ये। अच्छा डिस्कशन कंसेप्ट बनेगा। पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। सेंटर ऑफ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई चेंजेस इफ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजेस इफ द स्फेयर इज रिप्लेस्ड बाय ए क्यूब ऑफ सेम और डिफरेंट वॉल्यूम। नो। इफ चार्ज इज मूव्ड ऑफ सेंटर इन द ओरिजिनल स्फेयर टिल रिमेनिंग इनसाइड। नो नो। द चार्ज इज मूव्ड जस्ट आउटसाइड द ओरिजिनल सरफेस। यस, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक गॉसियन सरफेस है, मतलब एक क्लोज स्फेयर है और चार्ज यहां रखा है, तो इस स्फेयर से कितना फ्लक्स पास कर रहा? इस स्फेयर से बेटा जीरो फ्लक्स पास कर रहा। इस स्फेयर से जीरो फ्लक्स पास कर रहा और इस स्फेयर से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पास कर रहा। जब तक यहां तक रखोगे ना तो फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पास करेगा, और जैसे बाहर रख दोगे तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। और तुम कुछ नहीं, बस जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं क्या वो सारे इसको कट कर रहे हैं? हाँ, जहां यहां भी रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे 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 सारे कट करेंगे, और बाहर निकल दोगे तो सर फिर भी कट करेंगे, लेकिन दो बार कट करेंगे, एक बार अंदर जाएंगे फिर बाहर जाएंगे। देखो जितने फील्ड लाइंस घुसाले सब बाहर निकल जाएगा, तो टोटल फ्लक्स कितने हो जाएंगे? ऑफ सेंटर कर दोगे तो जीरो हो जाएंगे। अ सेकेंड चार्ज इज प्लेस्ड नियर आउटसाइड द ओरिजिनल स्फीयर। अरे मजे आ गए यार। नो, एक स्फीयर है उसके अंदर क्यू चार्ज है, टोटल फ्लक्स पास कर रहा है फाई, बाहर में क्यू नॉट रख दो, क्या इससे फ्लक्स चेंज होगा? मजेदार सवाल, मजेदार सवाल बेटा, आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं है। सुनो, दो चीजें हैं, एक कंसेप्ट और एक लॉ, बुद्धि और फार्मूला। बुद्धि और फार्मूला, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। ये क्या कह रहा? एक स्फीयर है, अंदर में चार्ज क्यू रखा है, बताओ इस स्फीयर से कितना फ्लक्स टोटल पास कर रहा है? गॉस लॉ कहता है इनक्लोज चार्ज लेते हैं तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, राइट, पहले केस में। अब इनिशियली इतना चार्ज पास कर रहा था, अब एक क्यू नॉट चार्ज बाहर रख दिया तुमने, अब इस स्फीयर से कितना फ्लक्स पास कर रहा है? इनिशियल था, अब फाइनली बोलो। अगर ये रख दोगे तो अब इसी स्फीयर से कितना पास करेगा? सर फाइनली हो जाएगा टोटल इनक्लोज चार्ज तो अभी भी क्यू है बटा एप्सिलॉन नॉट, आउटसाइड चार्ज हम लेते ही नहीं, तो टोटल फ्लक्स यहां से कितना पास कर रहा है? टोटल फ्लक्स इसका और इसका दोनों का मिला के इतना पास कर रहा है। सर लेकिन चार्ज तो आपने क्यू ही लिया है। बेटा क्या कहा गया तुम्हें? गॉस लॉ कहता है फाई इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज कौन सा है? सर स्फीयर के अंदर वाला लेते हैं बस। ये कौन सा फ्लक्स है? टोटल फ्लक्स सरफेस से कितना पास कर रहा है? टोटल फ्लक्स ड्यू टू ऑल द चार्ज प्रेजेंट इनर और आउटसाइड, टोटल चार्ज की वजह से। सर ऐसे समझ नहीं आया, देख बताता हूं होगा क्या। ये क्यू नॉट नहीं था, मान ली क्यू नॉट नहीं था, नहीं था ये क्यू नॉट, तो टोटल फील्ड लाइन जितने निकल रहे थे सब स्फीयर को कट कर रहे थे। अब मान ली क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट की वजह से जो फील्ड होगा ना वो बेटा ऐसे पास करेगा, ऐसे पास करेगा, ऐसे पास करेगा, और बाकी तो इधर उधर चला जाएगा, बाकी तो अपना इधर उधर जाएगा। बाकी तो अपना ऊपर चला जाएगा। तो जो इसमें अंदर गए एक बार वो बाहर भी निकल रहे हैं, और अगर सिर्फ अंदर अंदर वाला लेते तो फील्ड लाइंस तो ऐसे बनता, तो सारे सिर्फ कट करके बाहर निकल रहे हैं, एक ही बार कट करके बाहर निकल रहे हैं। जब चार्ज अंदर था तो, चार्ज जब बाहर था तो दो बार कट करके बाहर निकल रहे हैं। नियर द आउटसाइड ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर, नो नहीं चेंज होगा। सेकेंड चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस, अब अंदर रख दोगे तो चेंज हो जाएगा। मजे आए कि नहीं आए बताओ? तार तार कर दिया भाई साहब। इफ Q is kept at the mouth center of a hemisphere of radius r, then what is the flux through the hemispherical surface? What is the flux through the hemispherical surface? Mouth center मतलब यहां पे रख दिया एक चार्ज Q, कैपिटल Q रखा, चल r रेडियस का, इससे कितना स्फीयर पास कर रहा है? तो जब आपका सरफेस क्लोज नहीं होगा तो आप चाहेंगे सरफेस को क्लोज करना, मतलब चार्ज को पूरा घेरना, क्लोज करना, घेरना, चारों तरफ से उसको बंद करना। तो कैसे बंद होगा? जैसे मान लो तुम गली के गुंडे हो और तुमने आज प्लान बनाया कि उसको कूटना है, मतलब गुंडे भी नहीं हो, चलो किसी को मारना है आज चलो आज कूट के आते, बदमाशी कर रहा है, मारना है उसको, तो आ रहा है उधर से, तुमको घेरना है, तो क्या करोगे? सर हम आगे खड़े हो जाएंगे और क्या, आएगा उसको पकड़ के कूट देंगे।
अब मान ले तू आगे खड़ा हो गया, वो आ रहा था, जैसे तुमको देखा पीछे भाग जाएगा, तो देखते रह जाना, फिर हम पीछे दौड़ेंगे। बकलोल, इसको घेरना कहते हैं। कैसा गुंडा बनेगा रे तू, कैसा गुंडा बनेगा तू, ऐसे थोड़ी ना घेरते हैं, मेरे से सीख। कैसे सर, सीखना क्या है, पीछे से भी किसी को लगा देंगे। अब मान ले तू तो आगे एकदम मेरे जैसा मजबूत है, आगे खड़ा हो गया और पीछे तूने अपने 10 साल के भाई को खड़ा कर दिया। अब वो उधर से आ रहा था, जैसे ही यहां पहुंचा बोले यार बदमाशी करेगा, तो पीछे देखेगा, पीछे तुम्हारा 10 साल का भाई है, वो पीछे आएगा, तुम्हारे भाई को धक्का मार के भाग जाएगा। तो मतलब कहना क्या चाहते हो, कहना चाहता हूं कैसा गुंडा बनेगा रे तू। देख इधर, क्लोज करने का मतलब, घेरने का मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है कि ऊपर तुम्हारा हॉलोस्फीयर है और नीचे से तुम सिलेंडर लगा दो। ये चार्ज क्यों यहां रखा है सर, एक सिलेंडर यहां लगा दो, अब देखो ये पूरा इनक्लोज्ड हो गया। कहने को तो काम चल जाएगा, लेकिन अच्छे सवाल में फिर ये गलती हो जाएगी। यहां पे हम कहते हैं कि चार्ज को घेरने का मतलब है सिमेट्रिक तरीके से घेरो, सिमेट्रिक तरीके से घेरो। सिमेट्रिक तरीके से घेरने का मतलब यह है कि तुम्हें एक हेमीस्फीयर बना के दिया है, चार्ज Q is kept at the mouth center of a hemisphere, mouth center of a hemisphere of radius capital R. What is the flux through the hemispherical surface? इस हेमिस्फेरिकल सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है ये देखने के लिए एक और हेमिस्फीयर यहां बना लो, ऐसा सेम साइज सेम रेडियस का। अब बोलो दोनों से मिला के कितना फ्लक्स पास कर रहा, सर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या दोनों एक ही सिमेट्रिक नेचर के, दोनों ने मिलकर क्लोज किया है, हाँ, और सिमेट्रिक के साथ क्लोज किया, हाँ, तो दोनों से बराबर फ्लक्स पास करेंगे, हाँ। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ फ्लक्स थ्रू 1 हेमिस्फीयर, तो ये हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। देन फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 हेमिस्फीयर इज इक्वल टू Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आंसर, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर करेक्ट आंसर। एक हेमिस्फीयर से जो फ्लक्स पास करेगा वो करेगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ आया, कितना जोरदार है, कितना बढ़िया है। अच्छा सर, अगर ऐसा होता एक सिलेंडर के यहां पे रख देते, यहां पे रख देते, और वो इस सिलेंडर से कितना पास कर रहा, तो इस सिलेंडर से पास कर रहा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक और सिलेंडर यहां पे इमेजिनरी मान लो, तो ये दोनों आधा आधा बांट लेगा। तो सिलेंडर है तो सिलेंडर से घेरेंगे, स्फीयर है हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर से घेरेंगे, कोई खास बात नहीं है। Long string with a charge lambda per unit length passes through the an imaginary cube of is A. What is the maximum flux of the electric field through the cube? ये रुक जा, वैसे सवाल बहुत जोरदार है, अभी आसान करते थोड़ा। सवाल बहुत जोरदार है, बहुत ज्यादा करेंगे, इसको करेंगे, सवाल बहुत जोरदार है, ये करो। A charge Q is placed at the center of the edge of a cube. What is the flux through the cube? A charge Q is placed at the center of the edge. सेंटर ऑफ द एज, अच्छा रुक, सेंटर ऑफ द एज, रुक जा, तो भी अभी इंतजार कर। चल अभी हम क्यूब समझाते हैं पहले बच्चों को, क्यूब समझा दे पहले बच्चों को। क्यूब कैसे बनता है, ऐसे बनेगा, चलो एक ऐसा बना लेते हैं और एक ऐसा बना लेते हैं, और फिर इसको मिला देते हैं, ये क्यूब हो गए। क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज है। फाइंड टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब, फाइंड टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब, find total flux passing through cube, find total flux passing through the cube। इस क्यूब से टोटल फ्लक्स कितने पास कर रहे हैं सर, इस क्यूब से टोटल फ्लक्स पास कर रहे हैं, अगर हम देखें फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो लॉ कहता है। टोटल क्यूब से अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू वन फेज, फ्लक्स थ्रू वन फेज ऑफ क्यूब, वन फेज ऑफ क्यूब का मतलब समझते हैं, इससे फ्लक्स कितना पास कर रहा है, इससे, यार इससे तो फ्लक्स निकालना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि सर ये तो एक प्लेट जैसा बन रहा है, ये क्लोज सरफेस थोड़ी ना है, ये प्लेट जैसा बन रहा है, इससे कितना फ्लक्स पास करेगा हम कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा विजुअलाइज करना, जैसे मान लो ये रूम है, एकदम क्यूबॉइड है, इसी को देखो ये रूम है, इसके सेंटर पे चार्ज रखा है। तुम्हें नहीं लगता कि सर इसको ना हमने क्लोज किया तो है, लेकिन वो 6 प्लेट से क्लोज किया है,
और 6 के 6 प्लेट एकदम सिमेट्रिक तरीके से चार्ज के आसपास प्लेस्ड हैं। हाउ? देखो, इससे कितने लेंथ पे ये है? L/2 बीच में है ना, तो उससे फेज की डिस्टेंस कितनी होगी? मान लो ये रूम है, मैं यहां खड़ा हूं, तो इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है? L/2। इधर से डिस्टेंस कितनी होगी? L/2 अगर मैं बीच में हूं तो। और सबका साइड लेंथ है, मतलब जितने भी फील्ड लाइंस निकलेंगे क्या सारे इक्वली शेयर करेंगे? हाँ, ये इक्वली शेयर नहीं करते अगर डायग्राम ऐसा होता तो, चार्ज यहां रख देता तो। इक्वली शेयर नहीं करते क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड हो जाता और ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम जाता। लेकिन अगर तुम सेंटर पे रखोगे तो चारों तरफ सेम तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगे और चारों ही डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6, आई एम सॉरी ऐसे बोलते हैं चारों डायरेक्शन, मतलब हम सब समझ लेते हैं, लेकिन ये कुल नेट 6 डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम साइज के सेम तरीके से एक प्लेट रखा है। तो क्या ये सारे सेम ही फ्लक्स को पास कराएंगे, सेम फील्ड लाइंस को पास कराएंगे? हाँ, तो आप बोलेंगे 6 टाइप ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू वन फेज इज इक्वल टू फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, क्योंकि क्यूब में 6 फेज है और क्यूब से फ्लक्स इतना पास कर रहा, तो क्यूब का फ्लक्स हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट बटा 6 फ्लक्स पासिंग थ्रू वन फेज। बता एकदम मोक्ष मिला कि नहीं मिला, मजे आए कि नहीं आए? हाँ, लेकिन इसमें अगर सवाल ऐसा हो, इसमें सवाल ऐसा हो कि चार्ज यहां रख दिया, यहां रख दिया। अब मुझे बताइए A B C D ये फेज बनाया, ये फेज बनाया। अब मैं आपसे पूछूं फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, स्टिल क्यूब एप्सिलॉन नॉट टोटल क्लोज तो है ना। अब ये नहीं बोलो सर ऊपर रख दिया, तो अभी भी पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा? मैंने तो ये समझाया ना, पूरे क्लोज सरफेस से तो इतना ही करेगा, हाँ इससे ज्यादा करेगा, तो यही कहना चाहता है ना। हाँ, तो अगर मैं पूछूं बता फ्लक्स पासिंग थ्रू ABCD फेज, बता क्या होगा, कैसे निकालोगे? तो इस पर हम लिख सकते हैं कि सबसे सेम फ्लक्स पास करेगा ना, इससे ज्यादा करेगा, एकदम इसके पास रखा मैंने, है क्यूब के अंदर लेकिन उस फेज के पास रखा है। तो यहां से फ्लक्स एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप इतना लिख सकते हैं कि Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा फ्लक्स पास करेगा। और अगर मैं इसको बोलता हूं EFGH, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू EFGH इज लेस देन Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर Q बाई एप्सिलॉन 6 एप्सिलॉन नॉट अगर सेंटर पे होता, जैसा पहला सवाल था, तो सेंटर पे होने की वजह से सेम फ्लक्स सब में डिस्ट्रीब्यूट होता 6 पार्ट में और सब बांट लेते Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक क्यूब से जाता इतना फ्लक्स और टोटल 6 फेज थे तो इक्वल बांट लेते। लेकिन 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 अब ये इक्वल नहीं बांटेंगे, अब ये इक्वल नहीं बांटेंगे। ये क्या करेंगे, इसको ज्यादा देंगे पहले के कंपेयर में। पहले कितना था? Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। सर एग्जैक्ट निकालने का कोई तरीका बताओ ना, तो तुमसे एग्जैक्ट पूछेगा और ना ही आप एग्जैक्ट यहां पे निकाल सकते हैं। एग्जैक्ट आपसे पूछेगा भी नहीं, एग्जैक्ट आपसे पूछेगा भी नहीं। डन। ये देखो, अभी रुको, ये देखो एक क्यूब बनाया, अब मैं चार्ज को रख रहा हूं क्यूब के फेस पे, यहां पे व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब? सर कुछ मत करो, इस क्यूब को पूरा घेर लो, चार्ज को पूरा घेर लो। चार्ज को घेरने के लिए क्या करूं? तो नीचे क्यूब बनाया, ऊपर एक और क्यूब बना लो, ऊपर एक सिलेंडर बना ले, नहीं क्यूब ही बनाएंगे, तो ऊपर एक क्यूब बनाएंगे हम, ऐसा ही, ऐसा ही क्यूब बनाएंगे, ऐसा ही क्यूब बनाएंगे। क्या सिमेट्रिक तरीके से पूरा इनक्लोज हो गया? हाँ, पूरा इनक्लोज हो गया। जस्ट चार्ज हमने फेज के सरफेस पे रख दिया था। तो क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा? फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब इज Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 क्यूब। इस क्यूब से मेरे से पूछा था, एक क्यूब से करेगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। डन। अच्छा, एक बात और, मान लो यहां पे मैंने कोई बनाया एक स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट, दिस इज नॉट अ क्यूब एंड ऑल, दिस इज स्क्वायर प्लेट ओनली, स्क्वायर प्लेट ओनली। ये मैंने बनाया स्क्वायर प्लेट और यहां पे एक चार्ज रख दिया मैंने प्लस क्यू, कॉर्नर पे, एग्जैक्ट कॉर्नर पे। व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्क्वायर प्लेट?
flux passing through this square plate, flux passing through this square plate. इस स्क्वायर प्लेट से कितने फ्लक्स पास कर रहे हैं सर? इस स्क्वायर प्लेट से कितने फ्लक्स पास कर रहे हैं ये निकालने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे. हाँ बनाइए ना, क्योंकि ये क्लोज सरफेस तो नहीं. गॉस लॉ लगा दोगे क्या? यहाँ पे क्लोज सरफेस थोड़ी ना दादा. तो इस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे. बाय यार साहब, ऐसे 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 ऐसे. बहुत मारूंगा, ऐसे बहुत मारूंगा, ऐसे ऐसे ऐसे. ये फील्ड लाइंस निकलेगा. सर ये तो आपने प्लेन में दिखाया, क्यू चार्ज से बाहर की तरफ निकलता हुआ फील्ड लाइंस. बेचारे क्यू चार्ज भी ढक गया आपकी फील्ड लाइंस के चक्कर में. ये क्यू चार्ज से बाहर की तरफ निकलता हुआ फील्ड लाइंस सिर्फ इस प्लेन में निकलेगा कि बाहर भी निकलेगा? बाहर भी निकलेगा, ऑफ कोर्स बाहर भी निकलेगा. लेकिन ये तो एक प्लेट है और यहां पे मैंने क्यू चार्ज रखा है. ठीक है बेटा. अब ये क्यू चार्ज जो मैंने यहां पे रखा है उससे फील्ड लाइंस जो बाहर निकला उसका इस प्लेट से कोई लेना देना नहीं. मान लो फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे हैं तो ये तो यहां पे कॉर्नर पे रखा है, यहां से फील्ड लाइंस बाहर निकल गए. इस प्लेन को तो कट नहीं किया. इधर निकल गए, 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 इधर निकल गए. कट नहीं किया. अब यहां से जो ऐसे जा रहा वो भी कट नहीं किया, वो तो प्लेन में चला गया. और जो पीछे जा रहा वो भी कट नहीं किया. मतलब अगर मैं इस स्क्वायर प्लेट से फ्लक्स पूछूं तो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्क्वायर प्लेट इज जीरो. फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्क्वायर प्लेट इज जीरो. फील कर लो ना बेटा, फ्लक्स कब पास करता है किसी प्लेट एरिया से और कब नहीं करता है. मान लो कि दो स्क्वायर प्लेट में ऐसे बनाता हूं, एक ऐसा बनाया, दो बनाता हूं, एक ऐसा बनाया. यहां पे अगर ऐसा जा रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसको कट करके बाहर गया है तो फ्लक्स डिफाइन होगा. मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा, ऐसा जा रहा, तो यहां पे फ्लक्स तो जीरो हुआ ना. यहां पे फ्लक्स नॉट इक्वल टू जीरो हुआ. तो इसके प्लेन में ही सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं. इसके प्लेन से ही पास कर रहे हैं. ये प्लेनर ऑब्जेक्ट है, 2D ऑब्जेक्ट है, क्लोज सरफेस नहीं, 3G ऑब्जेक्ट नहीं है. स्क्वायर प्लेट क्लोज नहीं होता. एक स्क्वायर प्लेट लिया ना, 6 स्क्वायर प्लेट लेंगे तो क्यूब बन जाएगा. तो यहां से जो फील्ड लाइंस जा रहा है वो इसके प्लेन में होने की वजह से, इसकी वजह से फ्लक्स पास किया नहीं. और थोड़ा ऊपर जो ऐसे होगा इसका इस प्लेट से कोई मतलब है नहीं. जो ऊपर चला गया उसका कोई मतलब नहीं है, जो आपकी तरफ निकल रहा है उसका कोई भी मतलब नहीं है. तो ये फ्लक्स जीरो पास करेगा. तो कई बार ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि मान लीजिए कि यहां पे हमने एक क्यूब लिया और कोई ABCD फेज बनाया. उस ABCD फेज के सेंटर में क्यू चार्ज रखा है ना, पार्ट है, मतलब ये फेज है ABCDEFGH. तो इसमें कितने फेज बनेंगे? एक क्यू में कितने फेज होते हैं? टोटल 6 होते हैं. एक ये होगा ABCD, एक होगा AHGBDAGEEFCD. उसी तरीके से हुआ ABCD. अब ABCD के बीच में मैंने चार्ज रखा और पूछा क्यूब से कितना फ्लक्स पास कर रहा है? एक क्यूब से. अब मैंने पूछा कि फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू ABCD, तो ये जीरो होगा. टोटल क्यूब से ये चार्ज इनक्लोज नहीं हुआ था, इसलिए एक क्यूब है मैंने और ऊपर लगाया, एक क्यूब और मैंने ऊपर लगाया. ठीक है, तो दो क्यूब मिलकर इसको इनक्लोज कर लिए. टोटल फ्लक्स दोनों क्यूब से मिला के पास करेगा क्यू एप्सिलॉन नॉट. तो आधा आधा बांट लेंगे क्योंकि सिमेट्रिक है. अब मैंने आपसे अगर पूछा कि फ्लक्स पासिंग थ्रू ABCD, तो ABCD से जो फ्लक्स पास करेगा वो करेगा जीरो, क्योंकि यहां से फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगे? कुछ ऊपर, कुछ इधर, कुछ नीचे. और इस प्लेन में तो ऐसे निकलेंगे. प्लेन में चार्ज रखा है तो प्लेन को कट नहीं कर पाएगा. देखो ऐसे मान लो कि ये स्क्वायर प्लेट है, यहां पे चार्ज रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे निकलेंगे. तो कहां कट कर पाए इस प्लेन को? फ्लक्स बताइए इस चार्ज की वजह से इस स्क्वायर प्लेट में जीरो. फील है इस बात का? फील है इस बात का? नेक्स्ट देखिए, ये लिया हमने एक क्यूब, and a charge q is placed at the center of edge of a cube. A charge q is placed at the center of the edge of a cube. Center at the edge of a cube. भाई साहब समझना इस लैंग्वेज को. Charge q is placed at the center of
द एज ऑफ अ क्यूब, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, यहां पे रखा है, बवाल है, यहां पे रखा है। अब मुझे इस क्यूब से फ्लक्स पास कराना है, तो देखो क्यूब के अंदर नहीं रखा है, नहीं सर। क्यूब के फेस के बीच में नहीं रखा है, नहीं सर। क्यूब के जो साइड लेंथ होते हैं ना, एज होते, एज, एज के बीच में रखा है, सेंटर ऑफ द एज ऑफ अ क्यूब, एज यहां पे रखा है, यहां पे इस तरह से रखा है। तो इसको घेरने के लिए क्यूब जैसे ही मुझे कितने ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे, इसको घेरने के लिए क्यूब जैसे ही मुझे कितने ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे? तो सर क्यूब जैसे एक तो ये रहा, चलो एक तो ये रहा, एक इसके पीछे यहां पे आएगा, दूसरा एक यहां पे आएगा और एक यहां पे आएगा। 4 क्यूब चाहिए इसको घेरने के लिए, 4 क्यूब। देख लेना भाई, देख ले, 4 क्यूब चाहिए। जैसे अब क्यूब तो नहीं है मेरे पास, ये मान लो कि ये क्यूब जैसा कोई चीज है, ये मान लो क्यूब जैसा कोई चीज, यहां पे मैंने चार्ज रखा कोने पे, तो जैसे यहां पे मैंने चार्ज रखा इस मार्कर जैसा। तो बेटा ऐसा नहीं है कि मैं जुगाड़ लगा के ऐसा करूं, जुगाड़ लगा दे, एक यहां पे क्यूब है, जुगाड़ लगाता हूं, चल जुगाड़ लगा के मैं 3 से ही कवर कर लेता हूं। एक यहां है, तो एक मैंने यहां रख दिया बीच में और एक इधर से रख दिया जुगाड़ लगा के। लेकिन जो क्यूब में रखूंगा ना वो सिमेट्रिक रखूंगा, तभी तो मैं सब में बराबर बराबर फ्लक्स बांट पाऊंगा। ऐसा नहीं कि मुझे जस्ट इसको किसी तरीके से घेर लेना है, ऐसा नहीं, किसी तरीके से नहीं घेरना है। मुझे अगर क्यूब, इस क्यूब से फ्लक्स निकालना है तो मुझे क्यूब से ही घेरना पड़ेगा, और वो भी ऐसा क्यूब रखना पड़ेगा कि सबसे ये चार्ज सिमेट्रिक तरीके से घिरे। मतलब एक यहां रखूंगा, एक इस तरफ रख दूंगा, मान ले एक इधर आ जाएगा तेरा, एक इधर क्यूब आ जाएगा, पीछे से ही घिराइए, एक यहां पे तीसरा, एक यहां पे चौथा। समझ में आया? तो टोटल 4 क्यूब से मिला के जो फ्लक्स पास करेगा क्यू एप्सिलॉन नॉट, टोटल 4 क्यूब मिला के तब ये इंक्लोज कर पाएगा इसको। तो टोटल 4 क्यूब से इतना फ्लक्स पास करेगा, तो प्लस पासिंग थ्रू 1 क्यूब इज इक्वल टू क्यू बटा 4 एप्सिलॉन नॉट। ये आएगा तुम्हारा जवाब। बोलो मजे आए कि नहीं एकदम। देखिए, अ चार्ज क्यू इज केप्ट एट द कॉर्नर ऑफ अ क्यूब। आओ लो, कॉर्नर ऑफ द क्यूब आओ। अब और मुश्किल, क्यूब के कॉर्नर पे रखा है, क्यूब के कॉर्नर पे रखा है, यहां पे मजा आएगा, मजा आएगा। कॉर्नर ऑफ द क्यूब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन ऑफ दोज फेज नॉट टचिंग दैट चार्ज। उस फेज से फ्लक्स बताओ जो चार्ज को टच नहीं कर रहा। मैं तो तुमसे पहले यही पूछूंगा, कि मान लो एक क्यूब है, मान लो एक क्यूब है। सर ये क्यूब से ज्यादा सवाल नहीं बन गए? बनते ही बेटा, मैं क्या करूं, मजेदार सवाल बनते। यहां पे चार्ज रख दिया, पहले यहां रखा था, अब कॉर्नर पे रखा है। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब, बस इतना बताइए। इस एक क्यूब से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, बस इतना बताइए। सर कितने फ्लक्स क्यूब लेंगे इसको कट कर इनक्लोज करने के लिए? देख भाई, एक यहां है, हाँ, एक यहां चाहिए 2, एक यहां चाहिए 3 और एक यहां चाहिए 4, 4 लगेंगे। तो 4 से तो सिर्फ नीचे से क्लोज हुआ, नीचे 4 लगेंगे। बस कुछ है नहीं यार, क्यूब जैसी कोई चीज होती तो मैं समझाता और अच्छे से। देखता हूं, यार रुको, ये देखो भाई, ये मान लो क्यूब है, यहां तूने चार्ज रखा है, यहां पे कहां रखा चार्ज, देख इधर, यहां चार्ज रखा है, ठीक। अब इस चार्ज को घेरने के लिए एक ही जैसा क्यूब रखना है, मतलब दूसरे क्यूब के कॉर्नर पे ये चार्ज आना चाहिए। ऐसा क्यूब रखो कि उसके कॉर्नर पे ये चार्ज आना चाहिए। तो एक यहां रखा तूने, तो एक यहां आएगा, 2 इधर से आ गए, 3 यहां आएगा, 4 यहां आएगा, चारों मिला के सबके टच करते हुए कॉर्नर पे आएगा। तो नीचे से ही कवर हुआ, ऊपर से कवर करने के लिए एक क्यूब यहां, एक क्यूब यहां, एक क्यूब यहां, एक क्यूब यहां, टोटल 8 क्यूब। फ्लक्स पासिंग थ्रू 8 क्यूब इज इक्वल टू क्यूब एप्सिलॉन नॉट। 8 क्यूब मिलके इस चार्ज को कंप्लीटली इनक्लोज कर पाएगा, और सारा क्यूब सिमेट्रिक है। तो एक क्यूब से जो फ्लक्स पास करेगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 क्यूब इज इक्वल टू अ क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ये समझिए पहले, अभी और नहीं, अभी और सुनिए, अभी नहीं, अभी और सुनिए, सुनाइए। अब बताइए कि ए बी सी डी से कितना फ्लक्स पास करेगा। फ्लक्स पासिंग थ्रू ए बी सी डी, सर ए बी सी डी से 0 फ्लक्स पास करेगा। हाउ? क्योंकि
ये इस ABCD फेज स्क्वायर प्लेट जैसा और इसके कॉर्नर पे चार्ज रखा, अभी अभी मैंने समझाया। तो सर ऐसे तो अगर आप इसको नाम दे तो ABCD, इसको नाम दे तो EF, तो इसके भी तो कॉर्नर पे है ये। हाँ, तो इससे फ्लक्स जीरो पास करेगा। फ्लक्स पासिंग थ्रू ADEF, जो भी। एक मिनट, इसके कॉर्नर पे नहीं है क्या? इसके भी कॉर्नर पे है। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू, बोलो, ABCDEFGH, क्या हुआ? AEHB, EAHB। तो सर इस पूरे क्यूब में से 3 से तो फ्लक्स जीरो ही पास कर रहा है। देखो बेटा, यहां पे मैंने एक कॉर्नर पे चार्ज रखा है, तो ये कॉर्नर पे जो चार्ज रखा है, इस फेज के भी कॉर्नर हो गए, इस फेज के भी कॉर्नर हो गए, इस फेज के भी कॉर्नर हो गए। तो तीनों से नेट फ्लक्स जीरो पास करे। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा इसके प्लेन में जाएगा, मतलब जो भी नहीं, इसके प्लेन में ऐसे फील्ड लाइंस होगा, जो ऊपर गया सो ऊपर, अंदर गया सो अंदर। और 3 फेज बच गए। 3 फेज कौन कौन से बचे सर? एक ये वाला बचा, इधर वाला देखो, एक ये वाला बचा, और एक ये वाला इधर से ये वाला बचा। 3 फेज बच गए, और तीनों फेज इससे इक्वी डिस्टेंस पे है। तो एक क्यूब से अगर इतना पास किया है, तो अगर मैं पूछूं आपसे फेज बताओ कि इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, किससे? DFGC इधर है, इससे जो फ्लक्स पास करेगा उतना ही इससे पास करेगा, और उतना ही इससे पास करेगा नीचे। 3 हो गए ना, 6 फेज होते हैं। 6 फेज में से 3 फेज के तो कॉर्नर पे आ गया, और 3 फेज से डिस्टेंस पे आ गया। वही सवाल यहां पूछा है, वही सवाल पूछा है। A charge Q is kept at the corner of a cube. Electric flux passing through one of those phase, not touching the charges. Not touching the charge का 3 फेज बताओ यहां पे कौन सा होगा? एक ये चार्ज को टच कर रहा है क्या? ये नहीं कर रहा है। दूसरा ये चार्ज को टच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तीसरा ये चार्ज को टच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। अब बताओ, जोरदार फील आएगा, अभी आएगा। डायग्राम देख, अभी आएगा। ये तीनों फेज से चार्ज दूर दूर है। हाँ, एक क्यूब से कितना जाएगा? फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 क्यूब इज इक्वल टू Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। और उसको 3 हिस्से में बांटो, क्योंकि जो एक क्यूब से जाएगा वो इससे जा नहीं रहा, इससे जा नहीं रहा, इससे जा नहीं, तो इसी तीनों से पास करेगा। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 फेज दैट नॉट टचिंग इज Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, और वैसे से 3 फेज है बटा 3, ये जाएगा Q बटा 24 एप्सिलॉन नॉट। ये होगा आपका जवाब, Q बटा 24 एप्सिलॉन नॉट। ये बताइए। A charge Q is placed at the distance a by 2. Charge Q is placed at a distance a by 2 above the center of a horizontal square surface of as A, as shown in figure. Find the flux of the electric field through the square surface. Find flux through the electric field these square surface. सोच थोड़ा सा, इसमें मेंटल एबिलिटी वाली बात चाहिए। फ्लक्स जो पास करेगा ना, ये होमवर्क है, आंसर बता देता हूं मैं तुम्हें। Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। कैसे? एक फेस दिया बस, ऐसे ऐसे कितना बनाएगा, कितना ऐसा फेज बनाएगा ताकि पूरी कवर हो जाए, और वो क्या हो जाएगा, और जो हो जाएगा उससे कितना पास करेगा, और इससे उससे कितना डिवाइड कर दोगे, सब बता ही दिया अब तो मैंने। बहुत आसान है। यहाँ पे चार्ज रखा है 4 कूलम, यहाँ पे चार्ज रखा है 8 कूलम। बोला है S1 S2 S3। अच्छा, S1 के सरफेस पे रखा, S2 के सरफेस पे रखा, S3 इधर है। ये चार्ज यहाँ पे S1 के सरफेस पे, S2 के सरफेस पे, S3 के सरफेस पे। तो बोला कि रेशियो ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू S1 टू द सरफेस ऑफ S3। S1, S2, S3, 3 concentric spheres cell as shown in figure. S1 and S2 have charge 4Q and 8Q respectively, where S3 is uncharged. Find the ratio of flux passing through S1 to that through S3. तो उसके सरफेस पे चार्ज आ गया, अंदर तो चार्ज आया ही नहीं। कुछ लैंग्वेज में मिस्टेक है, इसके छोड़ो, मैं करा दूंगा इसको। जो अभी कराना है वो देखो फटाफट। ये देखो बेटा, एक सवाल ये देखो, ये AIPMT 2007 का सवाल है। हॉलो सिलेंडर हैज चार्ज Q कूलम विद इन इट इफ अस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूनिट ऑफ वोल्टमीटर एसोसिएटेड विद द क्रॉस सर्फेस B, द फ्लक्स लिंक विद द प्लेनर सरफेस A इन यूनिट ऑफ वोल्टमीटर। क्या पूछा है, सवाल पूछना यार। अ हॉलो सिलेंडर हैज चार्ज Q कूलम विद इन इट, ठीक है, चार्ज Q कूलम विद इन इट।
इफ अस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर सोर्सेज विद द कर्व्ड सरफेस बी, द फ्लक्स लिंक विद द प्लेन सरफेस ए इन द यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर विल बी। अरे कह रहा है कि बी से 5 फ्लक्स पास किया है, ये लिखना भूल गया, ये AIPMT 2007 का सवाल है। इस बी से ना बेटा 5 फ्लक्स पास किया है, ठीक है, बी से 5 फ्लक्स पास किया है, तो ए से कितना फ्लक्स पास करेगा पूछा है। लिंक विद द प्लेन सरफेस ए इन द यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर विल बी, ए से कितना फ्लक्स पास करेगा पूछा है। देखो इसमें 3 सरफेस है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक ये और एक ये। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू प्लेन, 2 तरह के प्लेन है, प्लस कर्व्ड, ये वाला कर्व्ड, इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि टोटल अगर सिलेंडर से मैं पूछूं, टोटल क्योंकि सिलेंडर से इनक्लोज हुआ है, क्यू एप्सिलॉन नॉट, उसमें 2 प्लेन है, एक कर्व्ड है, कर्व्ड से उसने फ्लक्स फाई दे दिया, तो ये फाई लिख लो, इस फाई को उधर ले जाओगे तो ये जाएगा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लेन बन रहा है, एक प्लेन ए एंड सी। अब सिर्फ ए से पूछा है, ए एंड सी दोनों से मिला के सेम ही फ्लक्स पास करता है, इसलिए 2 फाई लिख दिया। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू ए प्लेन इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, ये आंसर होगा। देखना दादा, देख ऐसे है ये सिलेंडर, इसके यहां चार्ज रखा है, बोला इससे फ्लक्स पास कर रहा है फाई, ये बता दिया इस कर्व्ड से, टोटल कितना करेगा क्यू एप्सिलॉन नॉट, एक कर्व्ड 2 प्लेन से मिला के टोटल क्यू एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। और एक तुम्हारा ये है MR वाला सवाल, और एक और सवाल मैं देता हूं, एक और जोरदार सवाल देता हूं, ये और बढ़िया है। एक बनाया मैंने रिंग, और टोटल चार्ज इस पे रख दिया मैंने क्यू, R रेडियस का ये रिंग है, क्या है बेटा, R रेडियस का रिंग है, R रेडियस का रिंग। और एक बनाया मैंने स्फीयर, क्या बनाया सर, स्फीयर, ये भी R रेडियस का है, ये आपका रिंग है, ये आपका स्फीयर है। अब प्लेन में तो दोनों एक ही जैसा दिखेगा, लेकिन है दोनों अलग अलग चीजें, ये स्फीयर है वो रिंग है। टोटल चार्ज इस पे रखा है मैंने क्यू, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का रेडियस सेम है। रिंग का सेंटर स्फीयर के सर्कमफ्रेंस से टच कर रहा है, और स्फीयर का सेंटर रिंग के सर्कमफ्रेंस से टच कर रहा है। थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो इसको मैं छोटा कर देता हूं, हाँ थोड़ा बड़ा तो दिख रहा है ये, अब ठीक है, इसका सेंटर यहां है। तो आपसे पूछा फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर, ये सवाल है, ये है तुम्हारा MR वाला सवाल, इसको एक बार आप करेंगे, ठीक है बेटा। आई एम सॉरी, क्लास थोड़ा जल्दी खत्म करना पड़ रहा है क्योंकि अर्जेंट वर्क है मुझे, फैमिली इमरजेंसी थोड़ा सा, मुझे जाना पड़ेगा। अब मैं 2-3 दिन बाद क्लास ले पाऊंगा, तब तक इलेक्ट्रोस्टैट के सवाल लगा लीजिएगा। अभी आपके सेक्शन में फ्लक्स के बहुत सारे सवाल मैं कराऊंगा, है ना, अच्छे अच्छे सवाल कराऊंगा फ्लक्स के। अभी और लास्ट लेक्चर में 10 से 12 सवाल करा दिए, इस लेक्चर में भी 8-10-12 सवाल करा दिए, लेकिन और कराऊंगा 40 सवाल तो मैं खुद ही करा दूंगा। उसके बाद आएगा बेटा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जिसमें मैं प्लेट का, सॉलिड सिलेंडर का, सॉलिड स्फीयर का, हॉलो स्फीयर के सवाल कराऊंगा। फिर उसके एप्लीकेशंस, मतलब सवाल कंसेप्ट के एप्लीकेशंस, मतलब स्फीयर के कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। धन्यवाद, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।